नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको पता है कि 26 मई को हम पूरे परिवार के साथ बिहार में आ रहे हैं, पटना ज़िले में, जहां पर रविंद्र प्रसाद वो जगह होगा जहां मीटअप कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी 25 तारीख और 26 तारीख को कोई भी लाइव क्लासेस नहीं देखने को मिलेंगी। आपकी पढ़ाई ना छूटे, इसके लिए जो पेड क्लासेस हो रही होती हैं, जहाँ पर हम कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या क्या खास चीज़ें हो रही होती है, वो सभी चीज़ें आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो आपके पास ये मौका है और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी अगर आपको कोई वीडियो दे रहे हो तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो हो, जिससे आपका वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो बच्चों, आप सभी के पास मौका है अपने उस चैप्टर को मजबूत करने का, और आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि पेड में एमडी क्लासेस किस तरीके से क्वालिटी कंटेंट रख रहा होता है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही होती हैं तो आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन से जुड़कर उन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, कूपन कोड MD10 लगाकर। अगर कोई समस्या और सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आपकी अब वो क्लास शुरू होने वाली है, आप उस क्लास को पूरा जरूर देखिए। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आपके इस क्रैश कोर्स की हो गई है शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार। तो सभी लोग भैया आ गए हैं? ठीक है भैया, जो लोग ना आए हों उनको भी आमंत्रित कर लीजिए, बुला लीजिए, भाई बंधु सखा दोस्त यार नात रिश्तेदार। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो जैसा कि आपको ज्ञात है, जैसा कि साथियों आपको ज्ञात है कि आपका ये जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में आपको 50 से ज़्यादा टॉपिक, है ना, 50 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़बरदस्त, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक लाइव पढ़ने को मिलने वाले हैं, जो कि पिछले साल हुए आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर होंगे, आए हुए प्रश्नों के आधार पर होंगे। ठीक है ना। और इस क्रम में अगर हम बात करें जीएस की, चूँकि मेरी जिम्मेदारी जीएस की है, तो अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में आपको मैं तकरीबन 30 से ज़्यादा टॉपिक कवर कराऊंगा। कितने? 30 से ज़्यादा टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। और इन 30 से ज़्यादा सुपर सेलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के अंतर्गत आज पहला टॉपिक आपके लिए जो लेकर आया हूं वह है महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। चूंकि ये क्रैश कोर्स है, इस वजह से हम इसे क्रैश कोर्स के तरीके से पढ़ेंगे। ये नॉर्मल थियरी वाली क्लास नहीं है, तो इसलिए इसमें हम, ठीक है, थियरी टाइप का नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जो है बस उसके बारे में चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चूंकि आपको पता है कि आपके बैच में ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट थियरी पड़ी हुई है। ठीक है ना। आपके बैच में पहले से ही जितने भी, है ना, चीज़ें हैं, जो भी थियरी है, पूरा कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो अगर आप में से किसी को डिटेल में थियरी पढ़ने की इच्छा हो, कॉन्सेप्ट पढ़ने की इच्छा हो, तो आप अपने बैच में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने इसी बैच में पढ़ सकते हैं। तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो थियरी नहीं होगा, वो उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होगा जैसा कि आप थियरी के साथ पेड बैच में पढ़ते हैं। हम इसे क्रैश कोर्स टाइप से लेकर चलेंगे, ठीक है, और अपने ही अंदाज में लेकर चलेंगे। तो हम सबसे पहले आइए बात करेंगे आज अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की, और इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? अनुसूचियां। किसकी बात करेंगे भैया? सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसूचियां। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो चीजें निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आएंगी। अनुसूचियां, ठीक है ना। तो अनुसूचियां देख लिया जाए भैया। अब अनुसूचियों में सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान देनी चाहिए कि भाई मूलतः कितनी थी भैया? जब संविधान लागू हुआ था तो मूलतः उस समय, भाई मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 थी। मूलतः कितनी थी? 8 थी। अब कितनी है भैया? अब कितनी है? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब 12 हैं। अब कितनी है? 12 है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, ठीक है, 11वीं और 12वीं। ठीक है।
तो ये वो अनुसूचियां हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं, ये वो अनुसूचियां हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। तो बाद में जोड़ी गई जो अनुसूचियां हैं दोस्तों, इसमें 9वीं अनुसूची जैसे है, तो ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ी गई, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से 10वीं अनुसूची 52nd 52वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ी गई। इसी प्रकार से 11वीं अनुसूची 73rd 73वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ी गई। इसी प्रकार से 12वीं अनुसूची 74वें है ना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, ठीक है ना। तो भैया अनुसूचियां मूल रूप से कितनी, मूलतः का मतलब वो संविधान जो 1950 में लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, आज की डेट में 12 है। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बाद में जोड़ी गई है, ठीक है ना। तो आप अनुसूचियां पढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम अनुसूचियों के बारे में बात करें कि इन कौन सी अनुसूचियों में क्या है, ठीक है ना, तो हम भाई अनुसूचियों को आसानी से समझ सकते हैं, एकदम जबरदस्त समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा भाई, जाहिर सी बात है, पहली अनुसूची सारी भाई देखिए अनुसूचियों में 12 के 12 अनुसूची इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसे नहीं है, ठीक है ना, एक भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। 12 के 12 अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12 के 12 अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है। बट ये है कि मेरी गारंटी है, ठीक है, फलाने की गारंटी हो ना हो लेकिन मेरी गारंटी है, ठीक है, आप आराम से तुरंत याद कर लेंगे, आपको कतई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत याद हो जाएगा अभी क्लास में ही, ठीक है ना। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, ठीक है, सातवीं, ठीक है, आठवीं, ठीक है, नौवीं, 10वीं, 11वीं, ठीक है, कौन सी 11वीं 12वीं, बताइए याद हो गया। हमने कहा था ना क्लास में याद हो जाएगा, तो एकदम बिल्कुल क्लास में याद हो जाएगा। आप देखिए पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं याद हो गया ना। हाँ, 1 से लेकर 12 तक ये तो आपको ऑलरेडी याद है, नंबर ही तो है 1 से लेकर 12 तक, याद है आपको। अच्छा ठीक है, आइए, आप कहेंगे सर ये तो पहले से याद है, ये क्या आपने याद करा दिया। चलिए अब देखिए भाई, पहली अनुसूची की अगर हम बात करें कि हर अनुसूची में कुछ ना कुछ तो है ही, ठीक है। तो पहली अनुसूची में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, क्या भैया, है ना, मतलब राज्य एवं, यहाँ सीधी सी बात है कि पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है, पहली अनुसूची में दिया है, ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, और भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, पहली अनुसूची में क्या दे रखा है, भारत में जितने भी राज्य हैं और भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी क्या दे रखी है, यहाँ पर इनकी सूची दे रखी है। क्या दे रखी है, इनकी सूची दे रखी है। बात समझ रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। क्या दे रखा है, भारत की पहली जो अनुसूची है संविधान की, उसमें पहली अनुसूची में जैसे कितने राज्य हैं देश में, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश में कितने भाई, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसके क्षेत्र जो हैं वो पहली अनुसूची में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची में बकायदा लिखा है राज्य का नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्र कहां से कहां तक है वो लिखा है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची का जो संबंध है वो पैसों से है। पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसों पे क्यों मरती है तू, खैर, तो पैसा मतलब धन, ठीक है। अच्छा, तीसरी अनुसूची क्या है भैया, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, ये अनुसूचितों से संबंधित है। किससे, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। छठी किससे संबंधित है भाई, अनुसूचित जनजाति, है ना,
अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति मतलब जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्षेत्र के संबंध में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संबंध में, ठीक है, विशेष राज्य, क्या भैया, विशेष राज्य। विशेष राज्य कौन कौन से विशेष राज्य हैं भाई, तो देखिएगा कौन कौन से वो विशेष राज्य हैं। तो असम, ठीक, त्रिपुरा, ठीक, मेघालय, ठीक, और कौन से भाई, मिजोरम। कौन सा, मिजोरम, ठीक, मिजोरम, सिंपल, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छठी अनुसूची जो है, इस छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, इन चारों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इन चारों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में दे रखी हैं सूचियां। क्या दे रखी हैं यहां पर, सूचियां दे रखी हैं। और सूचियां भी कौन कौन सी हैं, संघ सूची, ठीक, राज्य सूची, ठीक, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। अभी याद कराता हूं, क्लास में ही याद हो जाएगा, एकदम टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। और मैं फिर बता दूं, और आप इस बात को ध्यान में रखकर इस बैच को पढ़िएगा, ठीक है, कि आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, मैं थियरी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अनुसूचियों के बारे में थियरी पढ़नी है तो वह आपके इसी बैच में पॉलिटी वाले सेक्शन में है, वहां जाएंगे तो अनुसूची बिल्कुल डिटेल में थियरी के फॉर्मेट में लिखी मिल जाएगी, एक एक शब्द, एक एक लाइन, ठीक है। यहां क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं तो पूरा वर्ड, पूरी लाइन, पूरा थियरी आपको लिख के बताऊंगा यहां, इस बात की आशा छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं अगर पढ़ लिया तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, पड़ोसी को छोड़कर, है ना। पड़ोसी आपको डिस्टर्ब कर दे, आप पेपर देने ना जा पाओ तो बात अलग है, ठीक है। तो सातवीं अनुसूची, अब देखो याद कराता हूं, अभी पहले देख लो कि किसमें क्या है। आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है ना। नौवीं अनुसूची में क्या है, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार है। नौवीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार, क्या है भैया, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार है नौवीं अनुसूची में, भूमि सुधार है, ठीक है, भूमि सुधार है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, क्या है, दल बदल से रिलेटेड बातें हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत है, क्या है भैया, पंचायत है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाएं हैं, क्या है भैया, नगर पालिकाएं, ठीक है। अब जरा एक बार समझ लो, फिर याद तो करा ही दूंगा क्लास में ही, इस बात की गारंटी है। देखिए भाई, देखो आप समझो, पहले तो समझ लीजिए कि किस अनुसूची में क्या है। तो हमने कहा कि हम अनुसूची पढ़ रहे हैं, मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, आज की डेट में 12 हैं, ठीक है। और 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची ये बाद में जोड़ी गई है, कब जोड़ी गई है वो हमने लिखकर बता दिया। फिर हमने कहा कि देखो पहली अनुसूची जो है, इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दे रखी है। भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबके नाम पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि जब भी कोई एक नया राज्य बनेगा, ठीक है, या किसी राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे को समाप्त किया जाएगा तो पहली अनुसूची में संशोधन होगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी एक नया राज्य बनेगा तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनिवार्यतः संशोधन किया जाएगा। तो याद रहे कि जब भी कोई नया राज्य बनता है तो भैया पहली जो अनुसूची है उसमें संशोधन होता ही है, क्योंकि उसमें लिस्ट बकायदा बनी है, ठीक है ना, राज्यों की। तो जैसे एक नया राज्य आएगा तो उसमें लिखना पड़ेगा, तो संशोधन हो गया, ठीक है। दूसरी अनुसूची क्या है पता है, दूसरी अनुसूची में यह लिखा है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था के उच्च पदाधिकारी हैं, दूसरी अनुसूची में लिखा है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था के उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और इस तरह के जो भी विभिन्न उच्च पदाधिकारी हैं, उनको वेतन भत्ता और पेंशन कितना मिलेगा,
ठीक है ना, उनको वेतन कितना मिलेगा, उनको भत्ता कितना मिलेगा, उनको पेंशन कितना मिलेगा, ये दूसरी अनुसूची में लिखा है। लेकिन हमने शॉर्टकट में क्या लिखा है, क्योंकि आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमने शॉर्टकट में क्या लिखा है, पैसा या धन। भाई आप सोचो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के उच्च पदाधिकारियों को चाहे वेतन मिले, भत्ता मिले, पेंशन मिले, अल्टीमेटली मिलेगा क्या, पैसा मिलेगा, तो पैसे के ही रूप में ना। अब आप कहोगे नहीं सर पूरी लाइन लिखो यहां पर कि भारतीय राज्य व्यवस्था के उच्च पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन, इतनी लंबी लाइन आप कहोगे कि सर यहां लिखो, तो कोई फायदा है नहीं, आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, दोनों का टाइम खराब होगा। क्या जरूरत है यहां लिखने की और याद करने की कि दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के उच्च पदाधिकारियों को वेतन, भत्ता, पेंशन कितना मिलेगा। इतना लंबा याद करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मिलेगा तो धन ही ना। तो सीधा सीधा ये याद करिए कि 12 अनुसूची में से कौन सी अनुसूची धन की बात करती है, बात खत्म। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा है ना, तो ऐसे ही तो पूछा जाएगा कि भैया भारतीय राज्य व्यवस्था के उच्च पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की बात किस अनुसूची में की गई है। तो क्वेश्चनवा पढ़कर, प्रश्नवा पढ़कर आप ये नहीं समझ जाएंगे कि पैसे की बात हो रही है, धन की बात हो रही है। क्वेश्चनवा पढ़ के समझ तो जाएंगे ना। तो जब क्वेश्चनवा पढ़ के समझ जैबे करेंगे कि पैसे की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, तो आप आंसर तो लगा ही देंगे कि दूसरकी वाली जो अनुसूची है वही में लिखा है ना, जो दूसरकी वाली अनुसूची है वही में लिखा है धन की बात, तो समझ जाएंगे। इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत है, ना याद करने की जरूरत है। ऐसे ही तीसरी अनुसूची में भी होता है, ठीक है ना, ऐसे तीसरी अनुसूची में भी होता है और इसमें भी यही लिखा है। दूसरी अनुसूची की तरह तीसरी अनुसूची में भी लिखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के उच्च पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, आई शपथ, है ना, राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं कि जब तक शरीर में प्राण है आपके एग्जाम निकलने की कोई ना कोई व्यवस्था करता रहूंगा, बढ़िया कंटेंट देता रहूंगा। चलिए, है ना, देखिए तीसरी अनुसूची। तो भाई देखो अब यहां भी वही है, इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखें कि भारतीय राज्य व्यवस्था के उच्च पदाधिकारियों को, है ना, उच्च पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, क्या लिखना और क्या याद करना। सीधी सी बात है, बात तो शपथ की हो रही है ना, पेपर निकालना है ना। संविधान का जानकार बन के राजनीतिज्ञ तो बढ़ना नहीं है, पेपर है ना निकालना है। तो पेपर है जब निकालना है तो सीधा सीधा याद करेंगे कि तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है, गजब, खत्म। और चौथी अनुसूची में क्या लिखा है पता है, केवल राज्यसभा थोड़ा लिखा है, इनमें लिखा है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। क्या लिखा है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, कि भैया राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में 31 सीट है, बिहार का 16 सीट है, बंगाल का 16 सीट है, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे अलग अलग राज्यों का अलग अलग सीट है। तो किस राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, ये बतिया चौथी अनुसूची में लिखी है। कहां लिखी है, चौथी अनुसूची में, ठीक है ना, सिंपल। तो बात खत्म। हम काहे याद करेंगे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, है ना, हम तो समझ तो गए ही ना कि चौथी अनुसूची राज्यसभा से रिलेटेड है। ऐसे ही पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची अनुसूचितों की बात करती है। जब आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, जब आप पूरा लिखेंगे तो क्या लिखना है, जब आप पूरा लिखना चाहेंगे तो लिखा होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। समझ रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान, सीधी सी बात है, ठीक है। अनिल बाबू चुपचाप पढ़ाई कर लो, ठीक है, वो सब बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची, ठीक है, तो अनुसूचित। अब कुल मिलाकर जो भी बात हो रही हो, लेकिन बात तो अनुसूचितों की हो रही है ना, तो अनुसूचित शब्द आया नहीं कि आपने पांचवा आंसर लगाया, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहां पे छठी अनुसूची में क्या करना है,
छठवीं अनुसूची से क्वेश्चन जब भी आता है यही पूछा जाता है कि कौन से 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा छठवीं अनुसूची में दिया गया है। समझ रहे हैं ना? तो सिंपल सी बात है कि ये 4 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा अनुसूची 6 के तहत दिया गया है। इसमें यही लिखा है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रावधान। मतलब इन चारों राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है, इन चारों राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में कुछ विशेष प्रोविजन, प्रावधान दे रखे हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? सूचियां हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में एक तरह से विभाजन की बात आ गई। समझ रहे हैं? तो यहां संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने भैया? 52 विषय हैं। ठीक है ना? हाँ जी। भाषाओं की बात करें तो भाषाएं मूल रूप से हुआ करती थी, मतलब जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी, लेकिन आज के टाइम में कितनी है? 22 है। आज के टाइम में कितनी है? 22 है। तो जब संविधान लागू हुआ था तो 14 थी, आज के टाइम में 22 है। ठीक है ना? हाँ जी। आगे भाई ये तो समझ गए आप कि भाषाएं 14 से 22 हो गई। ठीक है। भूमि सुधार की बात करें तो भूमि सुधार में क्या है? भूमि सुधार में जैसे दे रखा है संपत्ति का अधिग्रहण। ठीक है, संपत्ति का अधिग्रहण मतलब आप ऐसे समझिए कि 9वीं अनुसूची में क्या है, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे ओ गुरुजी पता तो था, लेकिन इसमें है ये नहीं पता था। संपत्ति का अधिग्रहण। ठीक है ना? हाँ, क्या? संपत्ति का अधिग्रहण। ठीक है। अब देखिए बात को समझेंगे। ठीक है, संपत्ति का अधिग्रहण मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को जब जरूरत होगी तो वो किसी की भी प्रॉपर्टी को ले सकती है, जमीन को, है ना, भूमि को। जैसे मान लीजिए कि आप जहां रहते हैं, आपका घर जहां है, आपका खेत जहां है, मान लीजिए कि वहां से एक नेशनल हाईवे पास हो गया। क्या हुआ? एक नेशनल हाईवे पास हो गया। अब उस नेशनल हाईवे के रास्ते में आपकी जमीन आ गई, चाहे वो आपका घर हो चाहे वो आपका खेत हो, तो सरकार आपकी उस संपत्ति को क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है, ले सकती है। ठीक है ना? हाँ, क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है, ले सकती है। समझ रहे बात को? हाँ, चले आगे। दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद वो भाजपा में चला गया या जेडीयू में चला गया या है ना कहीं और चला गया। ठीक है, तो दल बदल ये कहता है कि आप जिस दल के जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, अगर उस पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पार्टी में गए तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। समझ गए? और इस टॉपिक के समझाने के बीच में एक बात ये बताना चाहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप जरूर क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आप पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है? हाँ, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जो कुछ भी कि सर फलाना कट ऑफ कितना जाएगा, सर फलाना चीज़ कहाँ मिलेगी, फलानी क्लास कब चलेगी, ये सारी बातें आप हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। कोई टेक्निकल इशू आ रहा है आपके एप्लीकेशन में, कोई क्लास नहीं चल रही है, कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें आप हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 के बीच में। ठीक, चलिए, तो दल बदल भी आप समझ गए। पंचायत तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, पंचायत, ठीक है, पंचायत जो गांव में पंचायत होती है, अरे भाई मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत अध्यक्ष, यही सब। ठीक है ना? हाँ, तो पंचायत की बात करें तो इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और ये जो अभी हमने कहा ना कि पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, ये इसलिए ताकि क्लास बीच बीच में डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अभी आपका प्रश्न है, आप पूछ रहे हो, आपको बता देंगे, फिर 4 लोग और पूछेंगे, फिर 4 लोग और पूछेंगे। जब आपका प्रश्न होगा और आपको उत्तर दे रहे होंगे तब तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब दूसरा कोई पूछ रहा होगा उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे तो आपको खराब लगेगा, है ना? हाँ, तो इसलिए सारी जानकारियां इस तरह की हेल्पलाइन नंबर पे लीजिए। ठीक है ना? हाँ,
तो भैया पंचायत में कितने विषय हैं, मतलब 11वीं अनुसूची में बताया गया है क्या कि पंचायत, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची जो है उसमें यह बताया गया है कि जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, उनको कौन कौन से क्षेत्रों में काम करना है, कौन कौन से मामलों में काम करना है, ठीक है ना। हाँ, तो सीधी सी बात है कि भैया 11वीं अनुसूची बताती है कि पंचायत जो है वो 29 क्षेत्रों में काम करेगी, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग वो 29 क्षेत्र होते हैं। अब आप कहेंगे सर 29 क्षेत्र क्या है, तो यही जो ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई है, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगने वाले मेले हैं, ठीक है, या फिर हाउसेस हैं, घर हैं, नाले हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। नगर पालिका, तो नगर पालिका में भी यही है कि भैया नगर पालिका किन क्षेत्रों में काम करेगी, ऐसे 18 विषय 12वीं अनुसूची में लिखे हैं, ऐसे 18 विषय 12वीं अनुसूची में लिखे हैं, ठीक है ना। ऐसे 18 विषय 12वीं अनुसूची में लिखे हैं। अब चलिए हम याद करा देते हैं और फटाक से फिर अगले टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। देखिए याद कैसे करना है। सबसे पहले पहली अनुसूची तो आपको याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? पहली अनुसूची आपको इसलिए याद रहेगी क्योंकि आपको पता है कि संविधान अभी शुरू हुआ है, तो पहले यह तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, समझिएगा कि भाई सीधी सी बात है कि अनुसूची 1, संविधान अभी जस्ट शुरू हुआ है, संविधान जो है अभी जस्ट शुरू हुआ है। और संविधान अगर शुरू हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी देश में राज्य हैं और जितने भी देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना, जितने भी देश में राज्य हैं और जितने भी देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक बात और, इतना समझाने के बाद भी जो कमेंट बॉक्स में फालतू के कमेंट करने से नहीं मानेगा उसको क्लास से ब्लॉक कर दूंगा। तो जितने भी लोगों के फालतू कमेंट आ रहे हैं, एकदम कृपया निवेदन है कि रुक जाएं, अदरवाइज ब्लॉक करके हटा दूंगा, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर आप समझिएगा, ठीक है, उसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित जो पूछना है वो पूछें, उसके अलावा इधर उधर की बकैती करने कोई भी आया क्लास में तो उसको ब्लॉक करके हटा दूंगा। फिर दोहरा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो देखा जाए, हाँ, जब भी किसी का, ये तो संपत्ति के अधिग्रहण में होता ही है कि जब भी सरकार किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण करती है या किसी की भूमि लेती है किसी गवर्नमेंट काम से, तो उसको बदले में पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, क्या होता है, उसके बदले में पैसा दिया जाता है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। तो अब भैया इस पर आते हैं। तो पहली अनुसूची आपको ऐसे याद है, दूसरी अनुसूची को कैसे याद करेंगे? आप देखिए, दूसरी अनुसूची का संबंध पैसा या धन से है और इसमें कितने अक्षर हैं? तो देखिए ध और न, 2 अक्षर हैं, तो 2 अक्षर हैं, चाहे पैसा देखिए चाहे धन देखिए, दोनों में 2-2 अक्षर हैं। तो पैसा जो लिखा है इसमें 2 अक्षर हैं, जो धन लिखा हुआ है इसमें भी 2 अक्षर हैं, ठीक है ना। तो भैया 2 अक्षर दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है, तो देखिए शपथ में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, 3 अक्षर तीसरी अनुसूची। देखिए राज्यसभा में पूरे पूरे कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षर चौथी अनुसूची। देखिए अनुसूचित में कितने अक्षर हैं? अनुसूचित 1 2 3 4 5, 5 अक्षर पांचवी अनुसूची, ठीक है। और इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि हम यहां पर क्या लिखे हुए हैं? एटीएम। एटीएम मशीन तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। हाँ भाई काजल जी, आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि आपने पूछा है कि सर बिहार सरकार जो जमीन होता ही वही क्या मतलब है? इसमें तो सवाल ही नहीं है कहीं, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो एटीएम मशीन तो आप जानते ही हैं, है ना, एटीएम मशीन तो आप जानते ही है ना। तो एटीएम, तो एक एम और बढ़ा लेंगे, एटीएमएम हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया भैया? एटीएमएम हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल भाई, एटीएमएम हो गया। तो सीधी सी बात है एटीएम, ठीक है ना। तो एटीएम में हमने एक एम और जोड़ दिया तो एटीएमएम हो गया। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से ही मिजोरम। सिंपल, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे अब इसको याद करने का जुगाड़ देखिए। ये देखिए भाई, देखो आखिर ये क्या लिखा है? ये लिखा है 7 ही तो है, 7 है ना। अब देखना,
भाई देखिए, स से सात, स से सूचियां, स से संग, स से समवर्ती। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? एकदम सीधी सी बात है, बड़े आसानी से आपका याद हो जाएगा कि स से सात, स से सूचियां, स से संग, स से समवर्ती, मतलब ये सब स का कमाल है। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या किया गया है? केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन, स से शक्तियों का विभाजन। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, भाषाओं पर आए तो भैया मूलतः 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है ना? हाँ, मूलतः 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए आपको एक चीज बताते हैं। क्या जानते हैं? जैसे भाषा, भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। क्या हमने स्पेलिंग सही लिखा है? भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। तो क्या हमने स्पेलिंग सही लिखा है? चलिए, सही लिखा है तो जरा ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षर हैं इसमें? 8 अक्षर हैं। ठीक है, कितने अक्षर हैं भैया? 8 अक्षर हैं। और यहां बताइए कौन सा अनुसूची है? 8वीं। तो भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज में लेटर जो है, अक्षर जो है 8, और अनुसूची भी कौन सी है? 8। समझ गए? तो भैया अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 8 है। अनुसूची कौन सी है? 8 है। ठीक, अगली बात यह है कि इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, और आज की डेट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, आज की डेट में 22 भाषाएं हैं। तो बाद में जोड़ी भाषाएं कितनी है? कितनी भाषाएं ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं? तो भैया ऐसी 8 भाषाएं हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। ऐसी 8 भाषाएं हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब देखना कि भैया आप इत्तेफाक ही समझो इसको, ये इत्तेफाक ही है कि बाद में जोड़ी गई भाषाओं की संख्या 8 है, लैंग्वेज में अक्षरों की संख्या भी 8 है, और अनुसूची भी 8 है। बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वो 8 अनुसूची, जो 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई हैं, उनकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है? ये 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई हैं, इनकी सिंपल सी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। क्या? कि सेंधा नमक, क्या भैया? सेंधा नमक बदमाश ले गए। ठीक है, क्या भैया? सेंधा नमक बदमाश ले गए। ठीक, सेंधा नमक बदमाश ले गए। बात समझ रहे हैं? सेंधा नमक बदमाश ले गए। ठीक, सिंपल सी ट्रिक है। सेंधा नमक तो खाए होंगे? नहीं, सेंधा नमक तो कभी ना कभी खाए होंगे। देखिएगा, अब इस सेंधा से क्या हो जाएगा? सेंधा से हो जाएगा सिंधी। ठीक, न से हो जाएगा क्या? नेपाली। न से नेपाली, म से मणिपुरी, मणिपुरी भी भाषा है। ठीक है, क से क्या? कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, ब से क्या हो जाएगा? बोडो। द से क्या हो जाएगा? डोंगरी। म से क्या हो जाएगा? मैथिली। ठीक, और सा से क्या हो जाएगा? संथाली। क्या? संथाली। समझ रहे हैं? तो आप देखिए कितने सिंपल से आपको याद हो गया कि भाई सिंधी, सेंधा से सिंधी, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ब से बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली, सा से संथाली। तो इजीली याद हो गया कि वो 8 भाषाएं जो बाद में जुड़ी वो कौन सी हैं, और सीक्वेंस से हैं ये सब। ये अच्छी बात है। जैसे 14 भाषाएं थी तो ये 15वीं भाषा है जिसे जोड़ा गया, ये 16वीं है। समझ रहे हैं? ये 16वीं है, ये 17वीं है, ये 18वीं है, ये 19वीं है, ये 20वीं है, ये 21वीं है, ये 22वीं है। सिंपल। ठीक है ना? तो एकदम सिंपल। मतलब इस ट्रिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्रम से है, एकदम सीक्वेंस से है, कोनो दिक्कतें नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, तो इस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़ोगे वीके का जीके तो ना पढ़ोगे फीके। समझे भैया? डी के कुछ सीखे। चलिए, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत शानदार तरीके से काम आएगी। और आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। और यहां पर देखिए, जैसे भाषाएं हो गई, ये देखिए भाषाओं के बाद 9वीं अनुसूची पर आते हैं, भूमि सुधार। अब देखिएगा, ये देखिए लिखा है संपत्ति का अधिग्रहण। ये जो संपत्ति का अधिग्रहण लिखा है, इसके अक्षर काउंट करिए अगर आप पूरे वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संपत्ति का अधिग्रहण जो लिखा है उसमें 9 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 9 अक्षर हैं।
ठीक है। तो भैया 9 अक्षर हैं इसमें और 9वीं अनुसूची है, तो याद हो गया। अब देखना यहां पर क्या है, 10 से 10, 10 दल बदल, काम खत्म भाई। 10 से 10, 10 दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल, खत्म हो गई कहानी। और इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि भैया ये याद कर लें, क्या, पंचनगर। क्या याद कर लीजिए, पंचनगर। पंचनगर याद करने का फायदा यही कि पंच से पंचायत पहले है और नगर से नगर पालिका बाद में, ठीक है ना, बात को समझेंगे, ठीक है। पंच से पंचायत और नगर से नगर पालिका, तुम समझबे न किए ना लड्डू बुड़बक, तुम समझबे नहीं किए कि हम क्या बताए दल बदल का मतलब। जब दल बदल का मतलब ही नहीं समझे तो तुम्हारा सवाल तो उठ पटांगे ना आएगा। हमने कहा कि दल बदल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना, अगर कौनो क्या करता है, किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, फिर पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसका जो विधायकी होता है या सांसदी होता है वो रद्द हो जाता है। और तुम कह रहा है कि भाई गुरुजी ये जब आरजेडी बीजेपी में गया तो उसका काहे नहीं रद्द हुआ। अरे तो आरजेडी अपने टिकट पर चुनाव लड़ा था कि उसको जो तेजस्वी जी गए थे टिकट देने। समझ में नहीं करोगे किसी बात को तो उल्टा ना सवाल पूछोगे। विपिन बाबा, 6वीं अनुसूची को ऐसे समझो कि ये जो 4 राज्य यहां दिख रहे हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र ज्यादा हैं। अरे अनुसूचित क्षेत्र का मतलब बबुआ ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, आदिवासी रहते हैं, ऐसे समझो। आदिवासी तो समझते हो ना, आदिवासी मतलब जनजाति, जनजातियों को आदिवासी कहते हैं, जनजातियों को क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, ठीक है। और जनजातियों ऐसे जिस क्षेत्र में, मतलब ये कहा गया है कि ये वो 4 क्षेत्र हैं जहां पर ऐसे क्षेत्र बहुत हैं जहां जनजातियां मतलब आदिवासी रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन विशेष मामलों के अंतर्गत विशेष रूप से शासित किए जाएंगे। मतलब ये, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, हाँ, मतलब ये कि भैया इन चारों राज्यों में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनजातियां या आदिवासी रहते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इन क्षेत्रों के लिए शासन प्रशासन की विशेष व्यवस्था है। बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग पढ़ रहे हो भाई साहब। ऐसे ही पढ़ते रहे तो पक्का जो है ये जो क्रैश कोर्स हमने लेके आए हैं कि हम 1.5-2 महीना में खत्म कर लेंगे, ऐसे पढ़ते रहोगे तो 8-9 महीनों में भी नहीं खत्म होगा। क्योंकि अभी एक भाई साहब कहेंगे कि सर 6वीं समझा दो, फिर एक भैया कह रहे हैं गुरुजी 7वीं, फिर एक भाई साहब कह रहे हैं 5वीं। अरे ध्यान से सुने काहे नहीं, ठीक है। अब सुनो, है ना, अब सुनो कि ये क्लास ऑनलाइन क्लास है और आप जानते हो जो भी पढ़ा रहा हूं ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सेव होगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सेव होगा। अबे भाई साहब कह रहे हैं 12 वाला फिर से बता दो। हाँ मुझे पता है, ऐसे ऐसे पूरा फिर से घुमाओगे, घंटे भर अनुसूची पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब सुनो, ये ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। बाद में इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार चाहो देख लेना। फिर भी डाउट रह जाए तो अगली बार पूछ लेना, ठीक है ना। चलते हैं हम आगे नहीं तो तुम लोग जो है डिमांड पूरी करते रहेंगे तब तो हो चुका सिलेबस पूरा। आओ भाई आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्रैश कोर्स पढ़ते हैं, आप भी ध्यान रखें। चलिए अब हम अनुच्छेदों पर आते हैं, अनुसूचियां हो गई, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखिए भाई, अब इसमें है क्या मामला कि अब हम अनुच्छेदों पर जब जाएंगे दोस्त, तो पहले तो ये समझ लो कि अनुच्छेद जो हैं, ठीक है, ये किसी न किसी भाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से शुरू होता है, 4 तक जाता है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से शुरू होता है, 11 तक जाता है। तो अलग अलग भाग हैं और कुल मिलाकर संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से। वैसे तो 25 है, ठीक है। हाँ, क्लास का पीडीएफ तो मिल भी करेगा। अनुच्छेद की बात करें तो देखो, अनुच्छेद मूल संविधान में कितने थे जब संविधान लागू हुआ था,
तो मूलतः इनकी संख्या हुआ करती थी कितनी, 395। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे। और अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में अनुच्छेदों की जो संख्या है वो तकरीबन 500 है। ठीक है, हाँ ये लगभग की बात है। ठीक है, हाँ ये जैसे जैसे संशोधन होते हैं तो कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हटती हैं, इसलिए हम लगभग में 500 बता रहे हैं। ठीक है ना। अब इन 500 अनुच्छेदों में से आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 100 के आसपास ऐसे अनुच्छेद होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। लगभग कितने, 100। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अनुच्छेदों की कहानी हमारी जुबानी। तो सबसे पहले भाग 1 के जो अनुच्छेद हैं, भाग 1 के जो अनुच्छेद हैं वो देख लेते हैं। भाग 1 के जो अनुच्छेद हैं इसमें भाई देखिए अनुच्छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। ये तीनों अनुच्छेद हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है। खैर है ये 4। ठीक है ना, तो 4 में से 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 में से 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है, इसमें लिखा है ना 2 चीजें हैं। इसमें लिखा है भारत, ठीक है, अर्थात इंडिया। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से समझना है कि इसमें सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है कि हमारे देश के 2 नाम हैं, भारत या इंडिया, भारत या इंडिया। और दूसरा बात इसमें कही गई है कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ। क्या है भैया, राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है भैया, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया। तो भाई अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग आपको यह समझकर चलना है कि हमारे देश के लिए 2 नामों का उल्लेख है, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। और आगे कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। मतलब अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है भाई, भारत में कहीं यूपी है, बिहार है, केरल है, कर्नाटक है, बंगाल है, झारखंड है, इन्हीं राज्यों का मिलाकर जो संघ बनता है वही भारत है, वही भारत है। ठीक, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि वर्तमान जो राज्य हैं, वर्तमान में जो राज्य हैं, वर्तमान राज्य के नाम, सीमा व क्षेत्रों में परिवर्तन, नाम, सीमा, ठीक है, व क्षेत्रों में परिवर्तन। ठीक है ना, क्षेत्रों में परिवर्तन। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और साथ में क्या, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण। ठीक है, नए राज्य का निर्माण। ठीक, अब दोनों में फर्क क्या है भाई, देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में पहले फर्क एक चीज देखिए कि भाई अनुच्छेद 2 के तहत भी एक नया राज्य बनता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 2 के तहत भी एक नया राज्य बनता है, अनुच्छेद 3 के तहत भी एक नया राज्य बनता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, देखिए अनुच्छेद 2 के तहत ऐसे राज्यों के बनने का प्रावधान है, अनुच्छेद 2 के तहत ऐसे राज्यों के बनने का प्रावधान है जो क्षेत्र अभी तक भारत में नहीं थे। और अनुच्छेद 3 के तहत ऐसे राज्यों का प्रावधान है जो क्षेत्र ऑलरेडी भारत में थे। मतलब है ना भैया, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे नेपाल है, नेपाल भारत का है तो नेपाल अभी भारत में तो नहीं है, नेपाल तो अभी दूसरा देश है ना। तो अगर नेपाल भारत में शामिल होना चाहे या शामिल हो तो अभी तक नेपाल भारत का हिस्सा है नहीं, और अगर नेपाल को भारत में एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए तो ये क्या बनेगा, अनुच्छेद 2 के तहत राज्य बनेगा। और अगर बिहार से मान लीजिए, अगर बिहार से अलग करके एक मिथिला राज्य बनाया जाए तो अनुच्छेद 3 के तहत बनेगा। बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया जाए मिथिला, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होगा, 3। लेकिन नेपाल को भारत में एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए तो वो किस अनुच्छेद के तहत होगा, 2।
समझ रहे हैं? मतलब ऐसा क्षेत्र जो ऑलरेडी भारत में है उसी को काट पीट कर नया राज्य बनाओ तो अनुच्छेद 3 के तहत, लेकिन ऐसा क्षेत्र जो भारत में है ये नहीं है उसको शामिल करो और एक नया राज्य बनाओ तो अनुच्छेद 2। और दोनों जगह पे आप देखो लिखा भी है, यहां क्या लिखा है? प्रवेश, नए राज्य का क्या? प्रवेश, जबकि यहां क्या लिखा है? नए राज्य का निर्माण। तो भैया प्रवेश तो उसका होता है ना जो बाहर हो, जैसे मान लीजिए ये कमरा है, हम कहें प्रवेश है ना, फलाने का प्रवेश हुआ, इसका मतलब वो बाहर थे, वो तो आए हैं ना अंदर। अब हम कहें कि इसी कमरे में 2 कमरा बना दें, तो ये कमरा तो हमारा ही था, इसमें 2 बना दिया, एक और हो गया, समझ गए? बाकी कोई राज्य है उसका नाम बदलना है, उसका सीमा बदलना है, क्षेत्र बदलना है, तो ये जो है अनुच्छेद 3 के तहत होता है। और सुनो, चाहे ई वाला काम हो चाहे ई वाला काम हो, करेगा कौन? संसद। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है? नए राज्य के गठन की शक्ति संसद के पास होती है। और ये बतिया जो हम फ्लो चार्ट में समझाए हैं वो बतिया यहाँ थियरी में लिखी है, तो चाहो तो यहाँ से ठीक है पढ़ सकते हो, ठीक है, चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, जो बतिया अभी समझाए हैं वही बात यहाँ पर लिखी है, समझ गए? चलिए बाकी आप चाहो, अब इसके बाद नागरिकता पर आ जाते हैं, इसके बाद नागरिकता पर आएंगे। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, ठीक, अनुच्छेद 9, 10, 11, ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद बाकायदा लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या मामला, ठीक है, जैसे जो मामला है उसको हम थोड़ा अपने अंदाज में समझते हैं, ठीक है। तो जहां तक नागरिकता का मामला है देख लिया जाए। क्या भैया? नागरिकता, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है, और याद रहे ये ऐसा टॉपिक है अनुच्छेद वाला, ये जो अनुच्छेद टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अनुच्छेदों से आपके पेपर में कम से कम भी आएगा तो 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए देखा जाए तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं पढ़ तो सभी लेने चाहिए। अनुच्छेद 5 देखो, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 52 तक, या यूं कह लीजिए कि 53 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 52-53 तक सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अगर 2-3 छोड़ दीजिए तो। अनुच्छेद 1 से 52-53 तक 2-3 अनुच्छेदों के अलावा सब इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है। और ये किस मामले में इंपॉर्टेंट है पता है? अनुच्छेद 1 से लेकर 52-53 तक के अनुच्छेद जो होते हैं यहां से क्वेश्चन हर पेपर में आता है, ये इस मामले में इंपॉर्टेंट है, इतने तगड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखा जाए। अनुच्छेद देखिए, वैसे ये जो अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, 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 अनुच्छेद 6, ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से, इसको समझाते हैं अभी, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, भारत को, ठीक है, प्रव्रजन, प्रव्रजन का मतलब शिफ्ट होना, माइग्रेट करना एक तरह से, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों को नागरिकता। अभी एक जबरदस्त बात पता चलेगी, आप भी उछल पड़ोगे, कहोगे और एक गुरुजी पता ही नहीं था, तो नागरिकता, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 7, ठीक, जैसे यहां पर पाकिस्तान से भारत है वैसे यहां पर है कि भारत से, ठीक है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन, ठीक है ना, करने वालों के संबंध में, ठीक, समझिएगा। इसमें आप ऐसे समझिए कि क्या कह रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट नोट बना लेंगे तो अच्छा ही है, बनाना भी चाहिए। हाँ, अब ये डाउट हम दूर करते हैं। अनुच्छेद 5 में तो दिक्कत नहीं है आपको, आप समझ रहे हैं कि लिखा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता,
मतलब जब संविधान प्रारंभ हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय नागरिकता किसे दी गई। वास्तव में जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन जरूरत है नहीं आपको उतनी, ठीक है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जब संविधान लागू हुआ तो किसे नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 6 और 7, अनुच्छेद 6 और 7, भाई जब देश आजाद हुआ था तो आपको पता है एक हिंदुस्तान बना, एक पाकिस्तान बना, है ना भैया। एक हिंदुस्तान बना, एक पाकिस्तान बना, बना ना। तो एक हिंदुस्तान बना, एक पाकिस्तान बना भाई, ठीक है। तो एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान बना, तो यही तो था कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। और इसमें यह हुआ कि जो लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहें जा सकते हैं, और जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहें आ सकते हैं। यही तो 1947 में यही तो हुआ, तभी तो गदर हो गया था। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान जाना चाहें जा सकते हैं, जो वहां से यहां आना चाहें आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी भी, 1 साल का समय दिया गया 1947 में। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो 1 साल का समय दिया गया कि 1 साल का समय आपके पास है ना। आप चाहें तो यहां से पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान से कोई चाहे तो यहां आ जाए, ठीक है ना। कोई चाहे तो यहां पर आ जाए। हाँ, नागरिकता भाग 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब इसमें यह हुआ कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें हमने भारत की नागरिकता दे दी। हाँ, बिना पासपोर्ट के, उस समय कहां पासपोर्ट था भाई, देश नया नया आजाद हुआ तब तक पासपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 ये कहता है कि उस समय 1 साल का समय दिया गया था आजादी के बाद। तो 1 साल जून 1948 तक, मोटी मोटा ऐसे समझिए कि जब अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ तो यह कहा गया कि आपके पास 1 साल का समय है, मतलब जून 1948 तक का समय है। इस समय तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। और अनुच्छेद 7 यह कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, जो लोग, है ना, भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि गलत बयाना हो गया और फिर भागकर वापस आ गए, तो ऐसे लोगों को हमने ये मान लिया कि चलो सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 7 और 6 में फर्क समझ में आया। 6 कहता है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता हमने भारत की दी। 7 ये कहता है कि ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान तो गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं आना चाहिए था, वो वापस भारत आ गए, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज, और ये देश नया नया आजाद हुआ था, तो बार बार फर्जी में पासपोर्ट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। तो पाकिस्तान जाने वालों के पास पासपोर्ट था, ना भारत आने वालों के पास, ठीक है। और देश ही नहीं बना था। और भाई 1947 की ये बात हो रही है, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं था, एक ही था, तो पासपोर्ट कैसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, सारा दिमाग हम ही से लेंगे, थोड़ा खुद से भी लगाइए। चलिए, अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 ये कहता है भारत से बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वालों, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता, भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि जैसे जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय की बात हो रही है, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय ऐसे लोग जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे, उनको भी नागरिकता दी गई अगर वो चाहें, ठीक है ना। हाँ भाई, आज की डेट में ना अनुच्छेद 5 लागू होता है, ना 6 लागू होता है, ना 7 लागू होता है, ना 8 लागू होता है। बात समझिए स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। हमने क्या कहा, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक ये चारों अनुच्छेद वर्तमान में हैं नहीं है, एक ही बराबर है, समझ रहे हैं ना। हैं ही मतलब नहीं है, मतलब लागू नहीं है, लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 8, भाई अनुच्छेद 5 कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो संविधान के प्रारंभ की बात है ना, अब थोड़ा ना संविधान प्रारंभ हो रहा है,
ठीक है। अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान जाने वालों को, तो वो तो उस समय की बात थी ना, 1 साल का समय दिया गया था, ठीक है। पाकिस्तान से जो भारत आए उनको उस समय की बात थी, और इसमें भी वही चीज थी उसी तरीके की। अनुच्छेद 8 कहता है कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जो लोग भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे थे लेकिन वो भारतीय मूल के थे, ठीक है, उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई भारत का था, तो ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता दी गई अगर उन्होंने अप्लाई किया तो। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, किसी अन्य, मतलब ये समझिए कि अनुच्छेद 9 कहता है एकल नागरिकता, मतलब अनुच्छेद 9 ये कहता है कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब कि जब आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसमें नागरिकता में क्या लिखा रहता है, भारतीय, कि आप भारतीय नागरिक हैं, बस। आपके पास 2 नागरिकता नहीं है कि आपके पास भारतीय नागरिकता भी है और आपके पास कोई और नागरिकता भी है, ठीक है। तो भारत का लोग एक ही नागरिकता रख सकता है। अनुच्छेद 10 में कुछ नागरिकता के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि लिखा है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्या, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये देखिए, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है ना। मतलब अनुच्छेद 10 में ये लिखा है कि नागरिकता जो है किसी से छीनी नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोदी जी गुस्सा हो गए तो हमारी आपकी नागरिकता छीन लेंगे, नहीं, कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता के प्रावधान जो है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है, नागरिकता के जो प्रावधान है उसके संबंध में कानून बनाना और उसके प्रावधानों में संशोधन करना, ठीक है ना, बस सीधी सी बात, ठीक है। तो मतलब नागरिकता के जो प्रावधान है उसमें संशोधन करना हो या उसके मामले में कोई कानून बनाना हो तो अनुच्छेद 11 के तहत बनाया जा सकता है। सिंपल समझ गए। तो भैया है ना, यहां तक आज का जो है क्लास रोकेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे जब, तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला टॉपिक है यही आपका 3 क्लास में तकरीबन कंप्लीट होगा। तो अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। इतना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा जो कुछ भी आपको बताया गया है, और आशा करते हैं कि आपको बहुत एंजॉयफुल लगा होगा। मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।